गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो मेरे चैनल की 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट 2 लद्दाख सीरीज़ की वीडियो पर इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इश्यूज़ के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो इंटरसेप्टर के साथ मैंने फ़ेस की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाइक हर बाइक की तरह 10 on 10 तो नहीं है। कोई भी बाइक मेरे हिसाब से 10 on 10 नहीं होती है। हर बाइक में कुछ ना कुछ इशू होता है या फिर हर बाइक में कुछ ना कुछ कमी होती है जो राइडर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा के उसे सुधारनी पड़ती है या अपने हिसाब से एडजस्ट करवानी पड़ती है। तो उसी तरह से कुछ इश्यूज़ का मैंने सोल्यूशन निकाला, कुछ इश्यूज़ मैं अभी भी फ़ेस कर रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ मैं यूज़ टू हो चुका हूँ और मुझे अब वो इश्यूज़ लगते नहीं हैं। तो यही पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और शेयर करूँगा, आप देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है इनकरेक्ट फ्यूल गेज। अब ये इशू मैंने ऑलमोस्ट सभी इंटरसेप्टर में देखा है। जितने भी इंटरसेप्टर राइडर्स मुझे मिले हैं उन सभी ने इसके बारे में सेम ही ओपिनियन दिया है। अब फ्यूल गेज ज़्यादातर इसमें इनकरेक्ट ही शो होता है रीडिंग इसकी, और लॉन्ग राइड पर ये एक इशू बन जाता है क्योंकि आप फ्यूल गेज पर भरोसा करके नहीं चल सकते। आपको टोटल किलोमीटर रीडिंग या फिर ट्रिप रीडिंग पे सेट करके देखना पड़ता है कि आप कितना और आगे जा सकते हैं बिफोर टेकिंग अ फ्यूल स्टॉप। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है इंटरसेप्टर की स्टॉक सीट। अब ये स्टॉक सीट बहुत ज़्यादा नैरो है और बहुत ही सॉफ्ट कुशन से बनी हुई है, जिससे ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग। अब मैं बताना चाहूँगा, इंटरसेप्टर वैसे तो लॉन्ग राइड्स के लिए बनी नहीं है। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं और सूटेबल बना सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और उसमें सबसे पहला स्टेप आपका सीट को कस्टमाइज़ करवाना ही होना चाहिए। अब मैंने ये कस्टमाइजेशन करवा दी है। मेरी सीट अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि स्टॉक सीट का कुशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और नैरो था, इसलिए इसकी प्लास्टिक ग्रिल जो है नीचे वो 1 या 2 घंटे के अंदर पैरों में फील होने लगती थी और बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था। कस्टमाइजेशन के बाद अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती है और अब लॉन्ग राइड्स मेरी बाइक पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, वो है हाई स्पीड वॉबल। अब इंटरसेप्टर को अगर आप हाई स्पीड में चलाते हैं, यानी कि 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो इसका रियर टायर वॉबल होने लगता है। अब इसका रीज़न मैं नहीं जानता है क्यों होता है, और कुछ कमेंट्स में लोगों ने बताया था कि 150 सेक्शन का रियर टायर लगाने से इसका ये वॉबलिंग वाला इशू चले जाता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मेरे जान पहचान के एक इंटरसेप्टर राइडर ने अपने रियर टायर चेंज करवा के उसमें 150 सेक्शन का टायर लगवाया और अब भी वो इशू है। अब भी वो 150-160 की स्पीड में पीछे का टायर वॉबल होता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट रॉयल एनफील्ड शुड हैव टेस्टेड, आई थिंक। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है इंटरसेप्टर के ट्यूब टायर्स। अब इंटरसेप्टर पर ये स्पेसिफ़िकली बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि इसका रियर टायर को निकालना और वापस इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर टायर पंक्चर वाले इसको ठीक करने से मना कर देते हैं, इंटरसेप्टर पर काम करने से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। अब दिल्ली से हिमाचल की राइड के दौरान मेरा रियर टायर पंक्चर हुआ था और थैंकफुली मुझे एक सरदार जी मिले थे जिन्होंने मुझे मना नहीं किया और मेरी इंटरसेप्टर का रियर टायर निकाल के उसका पंक्चर फिक्स किया। अब उन्हें भी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, स्पेशली पंक्चर ठीक करने के बाद टायर को वापस इंस्टॉल करने में करीब 40 मिनट लगे थे उन्हें, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लॉन्ग राइड में फंस जाएं। तो लद्दाख जैसी जगह पे अगर आपका रियर टायर पंक्चर होता है तो आप खुद उसे फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि आप खुद अपने आप से इसे फिक्स कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, जो कि है राइट साइड का रियर व्यू मिरर। अब लेफ़्ट की तरह सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है राइट साइड का मिरर। उसका रीज़न है फ्रंट ब्रेक का जो फ्लूइड रिजर्वॉयर है उसकी प्लेसमेंट इस तरह से की गई है, जिसकी वजह से जो मिरर है उसको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ा है। अब इससे होता ये है कि आप किसी भी तरह से मिरर को एडजस्ट कर लें, लेकिन राइट साइड के मिरर में हमेशा आपका शोल्डर दिखेगा ही। अब दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न टू लिव विद, और अब मैं यूज़ टू हो चुका हूँ, अब मुझे इशू नहीं लगता है। लेकिन जो इंटरसेप्टर एकदम ख़रीदता है और उसे राइड करना स्टार्ट करता है तो इनिशियली ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेट कर सकती है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। अब इस इशू के पता लगने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरसेप्टर से पहले मेरे पास हुआ करती थी KTM की RC 390,
और RC390 पर भी मैंने कुछ राइड्स की हैं। इन्हीं में से एक राइड थी दिल्ली से लेके हिमाचल के माना विलेज तक। माना विलेज से लौटते हुए हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे खाली रोड पर हमने चलती बाइक पर हैंडल छोड़ा था और उसकी पिक्चर्स क्लिक की थी और वीडियो बनाई थी। ऐसा ही कुछ मैं जब इंटरसेप्टर पे मैंने ट्राई किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इंटरसेप्टर का हैंडल बार बहुत ज़्यादा वॉबल करने लगता है अगर आप हैंडल छोड़ दें तो, और इतना ज़्यादा वॉबल करता है कि अगर आप उसको वापस कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब ये इशू स्टॉक हैंडल बार के साथ भी है जो कि अराउंड 80 की स्पीड में होता है, लेकिन हैंडल बार राइज़र लगवाने के बाद ये इशू थोड़ा सा बढ़ गया है और अराउंड 50 की स्पीड में ही ये वॉबल स्टार्ट हो जाता है अगर आप हैंडल बार छोड़ें तो ये थे कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मैंने पिछले 8 से 9 महीने में इंटरसेप्टर में फ़ेस किए हैं। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका सलूशन मैंने निकाल लिया है और कुछ ऐसे हैं जिनका सलूशन मैं निकालूंगा, एंड कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आई हैव लर्न टू लिव विद। तो मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स को पढ़ के मुझे ये पता लगा कि आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इंटरसेप्टर की ECU अपडेट को लेके। अब आप भी अपने इंटरसेप्टर के ECU अपडेट के वर्जन को चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। स्पीडोमीटर के बटन को 10 सेकंड्स तक आपको प्रेस करना है और प्रेस करते वक्त आपको इग्निशन बाइक का ऑफ़ रखना है। 10 सेकंड्स के बाद अराउंड 1 से 1.5 सेकंड तक जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो डिस्प्ले पे आएगा। आप भी चेक करके बताइए कि आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन वही है जो मेरा है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ शो योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसा ही कंटेंट आगे लाता रहूँगा। So until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.